डिजाइन को देख रहे हैं, ठीक है। बायोरिएक्टर के डिजाइन में सबसे पहले है स्टर्ड टैंक रिएक्टर्स। इसमें क्या होता है, इम्पेलर्स होते हैं। इम्पेलर्स क्या होते हैं, यूं सोच लें जैसे आपका ब्लेंडर है, उसको नीचे से ब्लेड्स लगे होते हैं ना मूव करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह इस पूरे टैंक के अंदर इम्पेलर्स मौजूद होते हैं मिक्सिंग के लिए, ठीक है। तो स्टर टैंक रिएक्टर में क्या होते हैं, मैकेनिकल स्टरिंग होती है विद द यूज ऑफ इम्पेलर्स, ठीक है। मिक्स द रिएक्टर टू डिस्ट्रीब्यूट हीट एंड मटेरियल सच एज ऑक्सीजन एंड सबस्ट्रेट। यानी आपका सबस्ट्रेट, आपके न्यूट्रिएंट्स, आपकी स्ट्रेन्स और आपकी हीट, ये सब की क्या हो रही होती है, मिक्सिंग हो रही होती है। सेकेंड जो टाइप हमारे पास आती है दैट इज बबल कॉलम रिएक्टर्स। इसमें भी मिक्सिंग होती है, लेकिन इम्पेलर्स की बजाय इसमें जो यूज की जाती है दैट इज बबल्स, ठीक है। एयर आती है, ठीक है, उसके बबल्स जब राइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास लिक्विड है वो आपस में मिक्स हो जाएगा। देन यू हैव एयर लिफ्ट रिएक्टर्स। इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक ट्यूब होती है, ड्राफ्ट ट्यूब होती है, जिसके अंदर एयर ऊपर जाती है और मिक्सिंग करती है, ठीक है। उसमें तो पूरी उसके अंदर टैंक के अंदर जा रही है। इसमें क्या होता है कि अलग से ड्राफ्ट ट्यूब होती है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर। इसमें क्या होते हैं कि सेल्स जो है वो इमोबिलाइज होते हैं, ठीक है, विच मूव विद फ्लूइड। एक हमारे पास फ्लूइडाइज किस्म का बेड होता है, ठीक है, जो हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक चीज जो कि फ्लूइड के अंदर ना फ्लो कर रही है, लाइक वो मूव कर सकती है, ठीक है। लेकिन जो सेल्स हैं वो उसके ऊपर इमोबिलाइज्ड है, ठीक है। जो हमारे पास कह सकते हैं कि हमने क्या किया, छोटी बॉल्स का एक आप माइंड में ले लें, ठीक है। आपके सेल्स उसके ऊपर अटैच्ड है लेकिन वो मूव कर सकती है, सेल्स उसके ऊपर से डिटैच नहीं हो रही लेकिन वो मूव कर रही है, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल्स क्रिएट अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर cells to stick to and enable a high rate of transfer of oxygen and nutrients to the cells। अब वो क्या होगा, जब वो मूव करेगी ना तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस बेटर हो जाएगी, ठीक है। सेल्स जो है वो इसके साथ जब मूव करेंगे तो वो हर पार्ट में जा सकते हैं और वहां पे उनको क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स और बाकी जो उसका सबस्ट्रेट है, ऑक्सीजन है, वो बेटर, ठीक हो गया। पैक्ड बेड रिएक्टर्स, इसमें क्या होता है कि लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उसमें हमने कहा ना छोटी छोटी बॉल्स का अगर हम ले माइंड में, इसमें क्या होगा, एक काइंड ऑफ पैक्ड सेल होंगे, ठीक है। बेड बड़ा होगा, उसके ऊपर सेल्स होंगे, ठीक है। तो वो एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल इस तरह की लेयर्स में पर सेल्स आके अटैच हो जाएंगे। बायोफिल्म की एग्जांपल लेते हैं अगर माइंड में, तो उस तरह की चीज ही होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, these particles do not move with the liquid। Packed bed reactors are simple to construct and operate but can suffer from blockages and from poor oxygen transfer। इसमें होता क्या है ना, आप माइंड में रखो, जब एक स्पंज नहीं होता, ठीक है, उस तरह की सरफेस होती है ये रिएक्टर के अंदर। इसके ऊपर आके ना सेल्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हर जगह मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये फ्लो के साथ थोड़ा बहुत मूव होगा, ठीक है। तो सेल्स जो है वो खुद मूव करके सारे उस टैंक के अंदर नहीं जा सकते। और ये अगर आप छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात कर रहे हो तो वो हर जगह की एक्सेस उन्हें मिल जाएगी, ठीक है। अब जब ये होगा तो ये क्या कर सकता है, एक सरफेस है, यहाँ से ऑक्सीजन जा रही है, आगे एक सॉलिड सरफेस है, ऑक्सीजन का रास्ता रुक जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि पुअर ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी उन सेल्स को, क्यों, वो ऊपर वाली साइड पे हो सकता है ऑक्सीजन साइडों से गुजर जाए, जो जाएगी तो सही, मिक्सिंग तो वहां भी हो रही है, लेकिन हो सकता है कि स्मूथ ना हो, वही होमोजीनस ना हो, यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन हो साइडों पे और दरम्यान में उसको एक्सेस कम मिल रही है। फ्लॉक्यूलेटेड सेल रिएक्टर, इसमें क्या होता है कि दे रिटेन सेल्स बाय अलाउइंग देम टू फ्लॉक्यूलेट, इकट्ठे हो जाते हैं सेल्स, ठीक है। उसमें हम क्या कर रहे हैं, सरफेस दे रहे हैं, इस सरफेस के ऊपर अटैच हो गए, बॉल के पार्टिकल के ऊपर अटैच हो गए। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सेल्स आपस में अटैच हो जाए, ठीक है। तो आपस में जब अटैच हो जाएंगे तब भी वो क्या करेंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, दीज रिएक्टर्स आर यूज्ड मेनली इन वेस्ट वाटर, इसके अंदर यूज किया जाता है। अब आ गई हमारी टाइप्स ऑफ फर्मेंटर। आपका एयर लिफ्टर फर्मेंटर आ गया, पहली पहली टाइप। सेकंड टाइप आपके पास आ गई कॉन्टिन्यूअस स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स। इनको वन बाय वन हम आगे देखेंगे। फोटो बायोरिएक्टर्स, बबल कॉलम फर्मेंटर, फ्लूइडाइज्ड बेड बायोरिएक्टर्स एंड पैक्ड बेड बायोरिएक्टर्स। सबसे पहली जो हमारे पास टाइप आती है दैट इज एयर लिफ्ट फर्मेंटर। चेक, आई थिंक मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, ठीक है।
In airlift fermenter, the liquid culture volume of the vessel is divided into two interconnected zones by means of a baffle or a draft tube. मैं क्या बात कर रही हूँ कि इसके दो जोन्स हैं एयरलिफ्ट के ना, सॉरी, ये देखिए आपको दो जोन्स नजर आ रहे, तीनों के अंदर आपको दो जोन्स नजर आ रहे, दो डिफरेंट पार्टीशन से दो डिफरेंट जोन्स बने हुए हैं, ठीक है। एक में क्या है, दरम्यान में ट्यूब है, और एक अंदर का जोन है और एक बाहर का जोन है। दूसरे में क्या हो रहा है कि दरम्यान में एक शाफ्ट है जिसकी वजह से एक साइड अलग है दूसरी साइड अलग है, और तीसरे में क्या है कि दरम्यान में एक कंप्लीटली क्लोज ट्यूब है और जिसकी वजह से उसके साइडों में जा रहे हैं, ठीक है। तो only one of the two zones is sparse with air or other gas, and this sparse zone is known as the riser. अगर आपने नोटिस करें, यहाँ पे नोटिस करें, तो आपको ये नजर आएगा कि फर्स्ट में आप देखो तो सिर्फ दरमियान से एयर जा रही है, ठीक है। यहाँ से पास होने के बाद फिर वो बाहर आएगी। सेकंड में क्या है, एक साइड से आप कर रहे हैं तो वो दूसरी से घूम के वापस आ जाएगी, और तीसरी में क्या होता है कि वो सर्कुलर होके दोनों तरफ से आती है, लेकिन हमेशा एक पोर्शन के अंदर आप दे रहे हैं एयर और वो दूसरे से खुद पास हो रही है, ठीक है। स्पार्जिंग किस में कर रहे हैं, एक जोन के अंदर, ठीक हो गया, और उसको हम क्या कहेंगे, राइजर। द अदर जोन दैट रिसीव्स नो गैस इज कॉल्ड दी डाउन कमर, यानी जब भी जाएगा तो वहां से वापस आएगा, ठीक है, तो उसको डाउन कमर कहते हैं। एक क्या है, राइजर, और दूसरे से वापस आएगा। द बल्क डेंसिटी ऑफ द गैस लिक्विड डिस्पर्जन इन द गैस पास्ट राइजर टेंड्स टू बी लोअर देन द बल्क डेंसिटी इन द डाउन कमर। जो गैस लिक्विड डिस्पर्जन है ना, उसकी जब हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली गैस किस साइड पे ज्यादा होगी, जिस साइड पे हम पंप कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरे में क्या होगा, बल्क ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक साइड से हम भेज रहे हैं और दूसरी से वो वापस आ रहा है। डाउन कमर में बल्क डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, और राइजर में बल्क डेंसिटी कम होगी। Consequently, the dispersion flows up in the riser zone and downflow occurs in the down cover, ठीक है, एक साइड से ऊपर जाएगा दूसरी से नीचे आ जाएगा। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो सबसे पहली जो आपको चीज नजर आ रही है दैट इज ड्राफ्ट ट्यूब इंटरनल लूप। इसमें आपको इंटरनल लूप नजर आ रहा है, ये लूप बन रहा है, अंदर से नीचे से आई एयर और फिर वहां से घूम के फिर वापस आ रही, लूप बन रहा है, इंटरनल लूप है, ठीक है। तो इसमें आपके पास दरम्यान में क्या चीज है, ड्राफ्ट ट्यूब, उसके अंदर से पास होके बाहर से होके आ रहा है। सेकेंड जो आपके पास चीज आ रही है दैट इज स्प्लिट सिलेंडर डिवाइस। इसमें क्या है, दरम्यान में स्प्लिट हो गया, जो आपका मेन सिलेंडर है वो दरम्यान से स्प्लिट है, ठीक है। तो उस डिवाइस की वजह से क्या होगा, एक राइजर है और दूसरा डाउन कवर आ जाएगा। और तीसरे में क्या हो रहा है, एक्सटर्नल लूप डिवाइस, एक लूप है, ठीक, जिसके बाहर से एक्सटर्नल लूप बन रहा है, ठीक है। जो दरम्यान में डिवाइस है और उसके बाहर एक्सटर्नल लूप बन रहा है, ठीक है, उसके अंदर कोई चीज नहीं जा रही, गैस नहीं जा रही। तो ये तीन टाइप्स आपके सामने है, ड्राफ्ट ट्यूब, ठीक है, सेकंड में क्या है आपके पास स्प्लिट सिलेंडर, और थर्ड में आपके पास क्या है, एक्सटर्नल लूप। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। हाँ मुझे एयरलिफ्ट फर्मेंटर्स हाईली एनर्जी एफिशिएंट, क्यों एनर्जी एफिशिएंट है, जब हम इम्पेलर की बात कर रहे हैं तो हमें अलग से एक चीज को क्या करना पड़ रहा है, ऑपरेट करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, एनर्जी यूज होगी। एक तरफ हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम इम्पेलर को मूव कर रहे हैं, तो दोनों में क्या होगा, ऑक्सीजन यूज होगी है, ठीक है, एनर्जी यूज होगी दोनों में। लेकिन अगर हम इसी एक प्रोसेस को जहाँ पे हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, पंप कर रहे हैं, उसी को हम यूज कर रहे हैं मिक्सिंग के लिए, तो फिर हमारे पास ये एनर्जी एफिशिएंट होगा, ठीक है। हम एक
पे एनर्जी लगा के दो काम करा रहे हैं। हम ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहे हैं और हम साथ मिक्सिंग भी कर रहे हैं। ठीक है। They are often used in large-scale manufacture of biopharmaceutical proteins obtained from fragile animal cells. Heat and mass transfer capabilities of air-lift reactors are at least as good as those of other system. अभी हम जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, जब ये कह रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर और फ्रेजाइल एनिमल सेल्स के साथ, फ्रेजाइल एनिमल सेल्स के साथ क्या फायदा होगा? जब भी हम इम्पेलर्स को यूज करेंगे तो डैमेज टू द सेल्स एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है। हम एनिमल सेल्स फ्रेजाइल है तो हम यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें ऐसी चीज चाहिए जो उनको डैमेज ना करे। ठीक है। तो ये जो हम बबलिंग की बात कर रहे हैं, एयर लिफ्ट की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप देखें तो कोई भी चीज इनको पुश करके वॉल के साथ नहीं कर रही है। ठीक है। ये वर्टिकली मूव कर रहे हैं। तो वर्टिकली मूव करने का क्या फायदा होगा कि जब ये वॉल के साथ नहीं लगते तो सेल डैमेज नहीं होंगे। तो हमारे पास जब भी हम बात करते हैं बायोफार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स की, तो स्टेबिलिटी मैटर करती है। ठीक है। हम लिविंग सेल्स की बात करें तो स्टेबिलिटी मैटर करती है। जिंदा रहेंगे तो हमें प्रोडक्ट देंगे। ठीक है। तो इस वजह से ये हमारी जो बायोफार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स वगैरह की प्रोडक्शन है उसमें एक तो ये एनर्जी एफिशिएंट है, दूसरा इसका क्या फायदा है कि ये सेल्स को डैमेज नहीं कर रहे, तो हम इसको यूज करते हैं। Airlift reactors are more effective in suspending solids than are bubble column fermenters. जहाँ पे बबल कॉलम फर्मेंटर्स हम अभी आगे देखेंगे, उनकी निस्बत जो एयर लिफ्ट है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है। जो सॉलिड्स है ना उनको सस्पेंड करने के लिए। All performance characteristics of airlift fermenters are related ultimately to the gas injection rate and the resulting rate of liquid circulation. किस चीज़ पे मैं, कौन सा काम हम कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? लिक्विड सर्कुलेशन। ठीक है। जो हमारा रेट ऑफ लिक्विड सर्कुलेशन है, किस तरीके से लिक्विड जो है सर्कुलेट करेगा और हम लोग गैस किस स्पीड से इंजेक्ट करें। ठीक है। उस पर डिपेंड करेगा कि मिक्सिंग कैसी होगी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। ठीक है। अगर लेट्स से मैं कहती हूँ कि हमने बहुत ही कम स्पीड के साथ, कम वेलोसिटी के साथ हमने क्या किया कि एयर उसमें एंटर की, तो वो क्या होगा? वहीं पर रुक जाएगी। बहुत लाइट सा लिक्विड मूव करेगा। ठीक है। तो क्या उससे मिक्सिंग होगी एफिशिएंट? नहीं होगी। अगर मिक्सिंग एफिशिएंट नहीं होगी तो हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो इवेंचुअली ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होगी? लो होगी। ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ फाइनल में ये कौन से दो फैक्टर्स हैं, तो भाई तो घर से तीन चार और ले आता मोबाइल, सिर्फ दो क्यों लेके आए हो? नहीं, वो दूसरा किसका है? व्हाट्स द पॉइंट ऑफ बीइंग इन द क्लास इफ यू आर नॉट लिसनिंग टू मी? है? ठीक है ना। मैं नहीं कहती, मैं आपको बाउंड करके नहीं बिठाती। किसी को मैंने बाउंड किया आज तक बैठने के लिए? किसी को नहीं किया। ये सब अपनी मर्जी से बैठते हैं। ठीक है। कोई ऐसे लाजिम नहीं है आपका क्लास में। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि जब आप क्लास में बैठे ना और आप किसी की सुन नहीं रहे हो, जैसे अब्बा जी होते हैं ना, अगर वो बात कर रहे हो और आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो क्या होगा? क्या होगा? एग्जैक्टली exactly. क्यों करिए? इसके पीछे क्या वजह क्या होगी? एग्जैक्टली। इट्स डिसरिस्पेक्टफुल। अगर एक बंदा बोल रहा है ना और आप मोबाइल यूज कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं, चलिए एक होता है ना दरमियान में, आपने देखा वो एक आदत हमारी, हमने जरूर देखना होता है कोई मैसेज ना आ गया हो जरूरी है हमारा, डेफिनेटली ट्रम्प हमसे पूछ के ही तो ईरान पे वार कर रहा है ना, तो दरमियान में हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है दरमियान में ऐसा मैसेज आ जाए तो हमने जवाब देना हो, लेकिन अगर ऐसी
ओके, लेट्स मूव ऑन। एयरलिफ्ट रिएक्टर्स आर मोर इफेक्टिव इन सस्पेंडिंग सॉलिड्स। और फिर हमने बात की कि गैस इंजेक्शन रेट जितना ज्यादा होगा उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी, ठीक है, उससे रिलेट होता है। ये भी नहीं कि इतना ज्यादा हो गया कि बेचारा सेल्स जो है वो मूव करना शुरू हो गया है, ठीक है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो एक खास ऑप्टिमाइज कर लिया जाता है कि दिस इज द बेस्ट रेट, जो हमारे पास गैस इंजेक्शन रेट है, दिस इज द बेस्ट रेट। और जो रिजल्ट हमारे पास लिक्विड सर्कुलेशन आ रही है, इतनी सर्कुलेशन के ऊपर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस मिल रही है, ठीक है। तो इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, द रेट ऑफ लिक्विड सर्कुलेशन इंक्रीजेस विद द स्क्वायर रूट ऑफ द हाइट ऑफ द एयरलिफ्ट डिवाइस। लिक्विड सर्कुलेशन कैसे बढ़ती है? हाइट जितनी ज्यादा होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि एक चीज है जैसे एयर है, जो गैस है, जिसे आप नीचे से पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हाइट जितनी अच्छी होगी उसके साथ सर्कुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा। एक बॉल है, उसे थोड़ा सा ऊपर फेंको, क्या उसकी वो स्पीड होगी? नहीं, उसको बहुत ऊपर फेंको, उसके बाद देखो उसकी स्पीड क्या होगी वापसी पे, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा कि ये स्पीड जब वो डाउनवर्ड आएगा तो वो स्पीड मैटर करेगी, ठीक है। अच्छा, बिकॉज द लिक्विड सर्कुलेशन इज ड्रिवन बाय द गैस होल्ड अप डिफरेंस बिटवीन द राइजर एंड द डाउन कमर। यही जो मैंने अभी आपको बात की ना कि अ, जो आपकी गैस है ना, लिक्विड सर्कुलेशन उस पर डिपेंड कर रही है नीचे जितनी स्पीड आप, जितनी एनर्जी आप उसको ऊपर भेजने में लगाएंगे, उतनी ही हो सकता है उससे ज्यादा एनर्जी से वो नीचे आए, क्योंकि अब उसके पास वेट भी है, ठीक है। पहले तो जब आप ऊपर भेज रहे थे ना, तो उसका वेट क्या कर रहा था, ग्रेविटी के उस पे एक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे आ रहा है तो ग्रेविटी भी आ रही है, ग्रेविटी भी उसको पुल कर रही है, और दी अदर हैंड आपकी एयर भी उसको दे रही है, और वो स्पीड जो आपने दी थी वो भी आ रही है। तो फिर डाउनवर्ड उसकी मूवमेंट ज्यादा होगी। जब वो डाउनवर्ड होके आएगा तो नेक्स्ट सर्कल में क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। सर्कुलेशन इज enhanced if there is little or no gas in the down comer। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बात करें ना नीचे आने वाले की, तो वहां पे जब भी गैस होगी वो एज अ, वो क्या करेगी, रेजिस्टेंस करेगी, ठीक है। वहां पे अगर गैस होगी तो वो रेजिस्टेंस शो करेगी और स्पीड को कम कर देगी। तो वहां उस साइड पे जो सेकंड आपका पार्ट है उसके अंदर गैस नहीं होनी चाहिए या मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। All the gas in the downcomer comes from being entrained in with the liquid as it flows into the downcomer from the riser near the top of the reactor, ठीक है। जो भी उसके अंदर आ रही है गैस, वो कहाँ से आ रही है, हम तो नहीं दे रहे। तो जो उसमें कहीं ट्रैप होके आ रही है ना, सिर्फ वही गैस होगी, ठीक है। तो हम मिनिमल की जो बात कर रहे हैं ना, या तो नहीं होनी चाहिए या मिनिमल होनी चाहिए। तो मिनिमल अमाउंट कहाँ से आ रही है, जो उसके अंदर ट्रैप होके उसके साथ आएगी। यहाँ तक इसका मैकेनिज्म क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, ये बड़े आसान होते हैं, मुझे ये इसलिए मजे के लगते हैं कि इनके लिए ना मैं ब्लेंडर की एग्जांपल बड़े आराम से देख लेते हो। जो घर का ब्लेंडर होता है ना, मिक्सर होता है, मिक्सर, ये क्या था? अच्छा, ये मिक्सर था, ठीक है। मैं वो ब्लेंडर की बात कर रही हूँ जिसमें जूस बनाते हैं। एक तो जूसर होता है ना, जूसर नहीं, ब्लेंडर। और मैडम जो एयर लिफ्टर है ना, हाँ उसमें जब जब तक हमारी प्रोडक्ट नहीं बनती, हाँ। या वो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, तब तक हम उसको ओपन भी नहीं करते, हम्म, एंड प्रोडक्ट। जबकि देखिए, कंटिन्यूअस जो है इसको हम जो है हम्म, वो सैंपल ले सकते सैंपल हैं, ले। सैंपल ले सकते हैं, सैंपल उसमें भी लेते हैं, ठीक है। सैंपल ले, ओपन नहीं करते, ठीक है। तो वो कंप्लीटली क्लोज होगा, ठीक है। इसके अगर आप डिफरेंट टैंक देखेंगे ना, तो उनमें ऊपर होती है जगह, आप वहां से मूव कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आप नहीं खोलते। पीएच वगैरह चेक हाँ, करने हैं या नहीं नहीं, वो ऑलरेडी हमारे अब जो नए आ रही है ना चीजें, उनमें आपके सेंसर्स ऑलरेडी अंदर मौजूद होते हैं, आपको उसे ओपन करने की जरूरत नहीं होती। आप सैंपल जो लेते हैं ना, वो विद एक स्पेसिफिक टाइम पे खुद ही सैंपल कलेक्ट हो जाता है। तो उसको आप टेस्ट करते हैं कि प्रोडक्ट बन रही है या नहीं बन रही है, और बन रही है तो किस क्वालिटी की बन रही है, ठीक है। Continuous stirred tank bioreactors. A continuous stirred tank bioreactor consists of a cylindrical vessel with motor-driven central shaft that supports one or more agitators. ठीक है, एजिटेटर्स आप नजर आ रहे हैं, इम्पेलर्स। क्या हो गया, बोर हो गए हो? अच्छा, the shaft is fitted at the bottom of the bioreactor, ठीक है। The number of impellers is variable and depends on the size of the bioreactor, height to diameter ratio referred to as aspect ratio। अच्छा, अब उसने क्योंकि मूव करना है साइडों पे, तो डायमीटर मैटर करता है, ठीक है। हाइट भी मैटर करती है और
हाइट कम होगी तो हमें दो भी काफी है इम्पेलर। यहाँ पे आप देखें 6 लगे हुए हैं ना, तो 4 से भी काम चल जाएगा अगर हाइट कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर हाइट ज्यादा होगी तो हमें 8 चाहिए होंगे। अब जब आप बात कर रहे हो डायमीटर की, तो वो भी मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि आपने मूव किस तरह करना है, वर्लपूल बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए डायमीटर भी मैटर करता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो ये कह रहे हैं ना कि यहाँ पे एक चीज जो इन्होंने कही कि फिटेड एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टर, बाय रिएक्टर, जो आपको पिक्चर नजर आ रही है उसमें टॉप से आ रहा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये बॉटम पे ही, ये टॉप से भी आप दे सकते हैं। क्योंकि बॉटम पे नॉर्मली हमारे पास हमने रखा हुआ होता है जो हमारी ऑक्सीजन के लिए हमने वो एरेटर रखा होता है। इस वजह से जो हमारे नए वाले हैं उनमें हम क्या करते हैं, टॉप से हमारा शाफ्ट आ रहा होता है। The rate of liquid circulation increases with the square root of the height of the airlift device. सॉरी, ये हम पीछे चले गए। सॉरी, सेवरल टाइप्स ऑफ इम्पेलर है हमारे पास। रस्टम डिस्क, कनकेव ब्लेडेड, मैरीन प्रोपेलर आर इन यूज। ये डिफरेंट टाइप्स आपके पास आ जाती है। ठीक है, इनकी शेप्स डिफरेंट होती हैं। द एयर इज एडेड टू द कल्चर मीडियम अंडर प्रेशर थ्रू ए डिवाइस कॉल्ड दी स्पार्जर। जो हमने पहले वो देखा था, यहाँ पे आपको अभी स्पार्जर में दिखा देती हूँ। यहाँ पे जो है ना स्पार्जर यूज होता है यहाँ पे नीचे से। ठीक है, अच्छा। The sphager may be a ring with many holes or a tube with a single orifice. कभी घर में अवन देखा है? अवन में नीचे जो बड़ा वाला जो माइक्रो जो होता है, उसे क्या कहते हैं, गैस अवन जो होता है, उसमें ना नीचे इस तरह के दो ट्यूब्स लगे होते हैं जिसमें बहुत सारे होल। कभी देखो उसके अंदर से गैस आ रही होती है। तो वो इसी तरह की चीज इसमें नीचे होती है कि इसमें डिफरेंट होल्स होंगे जिससे ऊपर एयर आएगी, या फिर सिंपल ट्यूब होगी जिसके एक साइड से आ रही है। ठीक है, एयर। अच्छा। The spatula along with impellers enables better gas distribution system throughout the vessel. ठीक है, the bubbles generated by spatula are broken down to smaller ones by impellers and dispersed throughout the medium. अब वो जो हम बात करते हैं ना, ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी हो जाती है। वो क्या होगा, पहले बड़े बबल्स आएंगे क्योंकि हमें तो प्रेशर से देना है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन देनी है। तो उन बबल्स को तोड़ेगा कौन, आपके इम्पेलर्स। तो उससे क्या होगा कि तोड़ के पूरे उसमें मीडियम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। This enables the creation of a uniform and homogeneous environment throughout the bioreactor. Advantages क्या है इसके? Many advantages. Efficient gas transfer of growing cells, good mixing of the contents and flexible operating conditions. Besides the commercial availability of the bioreactors. क्योंकि सबसे पहले बने थे, स्टरिंग बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट अभी भी एयर लिफ्टर है, लेकिन ये बनाना भी आसान है। ठीक है, जहां पे आप गैस की बात कर रहे हैं, आपने ये भी ध्यान रखना है कि मूव करना है, लिक्विड सर्कुलेशन होनी है, तो ये बहुत आसान है। अंदर एक पैडल लगाया, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इजीली अवेलेबल मिल मिल जाएंगे, एफिशिएंट भी हैं, गैस जो है वो इजीली मिक्स हो जाती है इसके अंदर। ठीक हो गया, तो ये इसके दो एडवांटेजेस आपके पास है। फोटो बायोरिएक्टर्स, नाम से क्या पता चलता है, हैज समथिंग टू डू विद लाइट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ हमारी फर्मेंटेशन जो होती है उनको लाइट की जरूरत होती है। ठीक है, जो लाइट के बगैर नहीं होती, तो उनका कैटलिस्ट क्या होता है, लाइट। ठीक हो गया, तो लाइट जो है वो आइदर हम दे सकते हैं सिंथेटिक। ठीक है, जैसे हम दे दे आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन है। ठीक है, या फिर हम दे सकते हैं सनलाइट। ज्यादा एफिशिएंट कौन सी होगी, सनलाइट। ठीक है, पैसे नहीं लगते, आसानी से मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है। यही वजह है कि आजकल हमारे हर घर के ऊपर वो क्या लगे हुए हैं, सोलर सिस्टम है ना। बारिश होती है फिर सबको डर लग जाता है हमारे सोलर्स के साथ, पता नहीं क्या होगा। पहले गाड़ियों का डर लगता था, अब सोलर का भी लगता है कि वो टूट जाएंगे। तो इनमें क्या होता है, इन रिएक्टर्स के अंदर आइदर हम आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन यूज करते हैं या फिर हम सनलाइट यूज करते हैं। और सनलाइट जो है वो कम एक्सपेंसिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन को हम कम यूज करते हैं। ठीक है, सर्टेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग फॉर बायोरिएक्टर्स। इसमें हमारे पास कैरोटीन है, पी कैरोटीन है, एस हेक्सेंथिन है। ठीक है, कुछ चीजें होती है जिनको लाइट की जरूरत होती है, उनमें इनको यूज किया जाता है। टाइप्स ऑफ बायो फोटोबायोरिएक्टर्स, कॉन्टिन्यूअस रन ट्यूबुलर लूप। ठीक है, मल्टीपल पैरेलल ट्यूब्स, हेलिकल वूंड ट्यूबुलर लूप एंड फ्लैट पैनल कॉन्फ़िगरेशन। पिक्चर देखें तो आपको सब नजर आएंगे। कॉन्टिन्यूअस रन, पहले में देखें एक साइड से एंटर हुआ, उसके बाद दूसरी साइड से एग्जिट हो जाएगा। सेकंड पिक्चर में देखें जो बी आपके पास आ रही है, उसमें मल्टीपल पैरेलल ट्यूब्स आपको नजर आ रही होंगी। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड पे रन करेगा। ठीक है, हेलिकल वूंड ट्यूबुलर लूप, इसमें क्या है, दरम्यान में एक सिलेंडर है जिसके गेट आपने
क्या किया, लूप बना दिया। ठीक है, एक साइड से एंटर होगा और दूसरे एंड से एग्जिट कर जाएगा। फ्लैट पैनल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या है, आपके पास सिंपल एक फ्लैट पैनल है, इसके अंदर आपने डिफरेंट वो लगाए हुए हैं, और उसके अंदर एक साइड से आएगी, नीचे से आएगा और साइड से एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, दे मेड अप ऑफ ग्लास और मोर कॉमनली ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। जब हम कह रहे हैं कि हमने सनलाइट यूज करनी है और ऊपर से हमने लगा दिया स्टील, चारों तरफ से बंद कर दिया, कोई फायदा है सनलाइट में रखने का, सिवाय इसके हीट जनरेट होगी? कोई फायदा नहीं ना। हमें सनलाइट चाहिए तो हमें कौन सी चीज चाहिए होगी, ट्रांसपेरेंट मटेरियल चाहिए होगा। तो इसमें आइधर आप, आजकल प्लास्टिक बड़ा अच्छा ट्रांसपेरेंट आ गया है। हमारे तो इवन जो आप लोग ग्लासेस लगाते हैं उनके लेंस भी आजकल प्लास्टिक के होते हैं, और प्लास्टिक के इसलिए यूज होते हैं कि लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, विजिबिलिटी भी बेहतर है। हाँ, स्क्रैचेस उस पर जल्दी पड़ जाते हैं कंपेयर टू ग्लास जो लेंस होते हैं। लेकिन फायदा क्या है कि इजीली प्रोड्यूस हो जाते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो हम ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक दोनों यूज करते हैं इसके लिए मटेरियल में। द एरे ऑफ ट्यूब्स और फ्लैट पैनल्स कॉन्स्टिट्यूट लाइट रिसीविंग सिस्टम्स। जितनी ज्यादा फैली हुई होगी इतनी ज्यादा लाइट होगी। ठीक है, अगर मैं कहूँ मैंने ग्लास का एक सिलेंडर बनाया है इतना बड़ा, ठीक है, और उसको मैंने रख दिया यहाँ सनलाइट में रख दिया, ठीक है, उसके अंदर लिक्विड जो मौजूद है उसको सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा होगा, या मैंने एक बहुत बड़ी वो बना ली एक प्लेट, उसके अंदर डाल दिया, किसको एक्सपोजर ज्यादा होगा, किसका सरफेस एरिया ज्यादा? तो हम ये इतनी सारी ट्यूब्स डाल के क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बेटर एक्सपोजर दे रहे हैं। ठीक हो गया? जो हमारे पास ट्यूब्स हैं या हम फ्लैट पैनल्स बना रहे हैं उनका मकसद क्या है कि सनलाइट ज्यादा ज्यादा उसका एक्सपोजर हो। The culture can be circulated through the solar receivers by methods such as using centrifugal pumps और airlift pumps। जो हमने सर्कुलेट करना है उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और एयरलिफ्ट पंप्स दोनों यूज हो सकते हैं। सेंट्रीफ्यूज का तो पता है ना आपको, मैकेनिज्म मूव कर सकता है। ठीक है, और एयरलिफ्ट पंप्स भी आप यूज कर सकते हैं। इट इज एसेंशियल दैट द सेल्स आर इन द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन विदाउट फॉर्मिंग सेडिमेंट्स। इंपॉर्टेंट क्या है, एक साइड से एंटर और दूसरी साइड से आउट हो जाए। क्यों, हम ट्यूब्स की बात कर रहे हैं। अगर हम ट्यूब्स की बात कर रहे हैं, फ्लैट सर्फेसिस की बात कर रहे हैं, तो आपके सेल्स क्या करेंगे, आपके सेल्स को क्या पसंद है कि अटैच होकर बायोफिल्म बना देना, कि अटैच होकर बैठ जाना। तो लिक्विड का मूव करना बहुत जरूरी है ताकि किसी जगह, सेडिमेंट्स क्या होते हैं, मैं सेडिमेंट्स पे बेस कर रही हूँ, तो सेडिमेंट्स से किसी को नहीं पता। यार कभी लेक में गए हो, लेक, उसमें नीचे जो बैठ जाती है ठीक है, हाँ, तो वो क्या होगा, अगर ये फ्लो ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, बैठ जाएंगे ट्यूब के अंदर। ठीक है, जैसे हमारे अभी मौसम चेंज हुआ है तो आप लोगों ने गीजर यूज किए होंगे, गीजर के अंदर वो अक्सर कहते हैं ट्यूब के अंदर वो इकट्ठे होके नमकियात इकट्ठे होके, ठीक है, वो पानी के फ्लो के साथ गए नहीं, उसके अंदर अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से गीजर खराब हो जाता है। तो सिमिलर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास ट्यूब्स हैं, तो ट्यूब्स हैं या फ्लैट बेड्स हैं, तो उनके अंदर सेडिमेंटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हो सकता है वो नीचे बैठ जाए और लिक्विड ऊपर से फ्लो कर ले, क्योंकि वो हैवी है ना। ठीक है, तो फ्लो का होना, सर्कुलेशन का होना बहुत जरूरी है। Further adequate penetration of sunlight should be maintained. The tubes should also be cooled to prevent rise in the temperature। हम ग्लास और प्लास्टिक की बात कर रहे हैं ना, तो टेम्परेचर मेंटेन करना हमारे लिए जरूरी है। बबल कॉलम फर्मेंटर, हम पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। बबल कॉलम फर्मेंटर इज यूजली सिलेंड्रिकल विद एन एस्पेक्ट हाइट टू डायमीटर अबाउट रेशियो ऑफ 4 to 6। ठीक है, गैस इज पास्ड एट द बेस ऑफ द कॉलम थ्रू परफोरेटेड पाइप्स, परफोरेटेड प्लेट्स और सिंटर्ड ग्लास और मेटल माइक्रो पोरस स्पार्चर्स। ये जो आपके स्पार्जर हम कह रहे हैं ना कि वो मूव करता है नीचे। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसफर मिक्सिंग अदर परफॉर्मेंस फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड मेनली बाय द गैस फ्लो रेट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। वही सेम चीज है कि उसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि गैस फ्लो कितना है और फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है, कितना विस्कस है। ठीक है, अच्छा, ज्यादा विस्कस होगा तो हमें क्या करना होगा, फ्लो बेटर करना होगा। और अगर वो गैस इंजेक्शन हमें कम करनी होगी अगर वो कम विस्कोसिटी है उसकी। ठीक हो गया? Internal devices such as horizontal perforated plates, vertical baffles, and corrugated sheet packings may be placed in the vessel to improve mass transfer and modify the basic design। Basic design हमारा किस चीज डिपेंड कर रहा है, बबल्स पे। ठीक है, लेकिन हम बैफल्स और इस तरह की चीजें यूज कर सकते हैं ताकि हमारी जो होमोजेनस लिक्विड है वो हमें मिले। ठीक है, वन एक्सेप्शन इज द एक्सियल मिक्सिंग परफॉर्मेंस। फॉर अ गिवन गैस फ्लो रेट द मिक्सिंग इंप्रूव्स विद इंक्रीजिंग वेसल डायमीटर। जितना हम डायमीटर बढ़ाएंगे मिक्सिंग इतनी बेहतर हो जाएगी। ठीक है,
तो ये शक्ल होती है इसकी, ठीक है। आपके पास क्या है नीचे, परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब ये इसमें होल्स हुए हुए हैं, ठीक है। और इनके अंदर से क्या हो रहा है, एयर आ रही है, और एयर आएगी तो एयर बबल्स बनेंगे, और ये बबल्स जो है ये क्या करेंगे, क्या करेंगे, मिक्स करेंगे यार। ठीक हो गया, परेशान हो गए, थक गए मुझे लग रहा है ना। अच्छा चलो ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक, ठीक है, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।